मैं राजेश बछावत राजस्थान परिषद बेंगलोर की ओर से मीट द आइकॉन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान परिषद बेंगलोर एक अग्रणी संस्था है और इसके सदस्यगण जैन तेरापंथी थली प्रांत के हैं। ये संस्था पिछले 43 वर्षों से यहाँ के तेरापंथ समाज के उत्थान में और समाज के जुड़ाव में लीन है। राजस्थान परिषद सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में काफ़ी उम्दा काम किया है और मीट द आइकॉन कार्यक्रम ये उसी उद्देश्य का एक सूचक है, एक प्रोजेक्ट है। इस कार्यक्रम में हम उन महानुभावों से, उन शख्सियत से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, जिन्होंने अपने व्यवसाय में सफलता हासिल की है, जिन्होंने सामाजिक प्रोग्रामों में अपना तन मन और धन दे के उनके विकास के बारे में सोचा है। ऐसे महानुभाव एक आइकॉन है और इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के अंतर्गत हम उनका साक्षात्कार करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके सफलता के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में सुनेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में सुनेंगे, ताकि इससे समाज के अन्य लोग प्रेरित हों, खासकर युवा लोग। और यही राजस्थान परिषद का एक मकसद है, एक उद्देश्य है। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार किशनगंज में रहते हैं, जिन्हें टी टाइकून्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनका नाम है राजकरनजी दफ्तरी। हम तालियों से आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ उनकी अर्धांगिनी यहाँ पर बैठी हैं, श्रीमती मंजू देवी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं राजस्थान परिषद के सचिव श्री मनीष जी तातेड़, सहमंत्री श्री ऋषभ बरड़िया, सहमंत्री श्री दिनेश जी मरोठी, और आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर हमारे साथ इधर इस स्टूडियो में है सचिव श्री मनीष जी तातेड़, राजस्थान परिषद उपाध्यक्ष और मीट द आइकॉन के संयोजक श्री सुनील जी दुग्गड़, राजस्थान परिषद सह मंत्री श्री ऋषभ जी बरड़िया, श्री दिनेश जी मारोठी और पूर्व सचिव श्री चैनरूप जी सिंघी और अन्य सदस्यगण, आप सभी का यहाँ स्वागत है। ओवर टू नमिता जी। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे सामने एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके बारे में ये 4 पंक्तियों द्वारा उनके संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जी हाँ, इन्होंने ना ही चाय के क्षेत्र में बिहार में एक नया इतिहास रचा है, बल्कि बिहार के लोगों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नई दिशा दिखाई है। छोटी आयु में आपने अपने लगन, विश्वास और मेहनत से बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की है। आपने बिहार में प्रथम चाय प्रसंस्करण की स्थापना की है। आपने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की है। To name some of them, on the occasion of 54th Republic Day on the year 2003, आपको उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। सन 2008 में आपको गोल्ड मेडल फॉर बीइंग द पायनियर इन द टी इंडस्ट्री ऑफ बिहार प्राप्त हुआ है। सन 2010 में आपको इंदिरा गांधी शिरोमणि अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है।
में आपको आइकॉन ऑफ बिहार का खिताब मिला है। In the year 2019, you were awarded as the Fellowship of Doctorate in Social Activities from National Virtue University of Peace and Education. अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने चाय उद्योग के क्षेत्र में चाय की खेती के जनक का स्थान आपको प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, इन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं में अध्यक्ष, ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी के पद पर अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की है। तो तालियों के साथ मैं आज स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे आइकॉन द टी टाइकून मिस्टर राजकरण दफ्तरी। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। ये और कहना चाहूंगी कि ये जो अवार्ड और ये जो उपलब्धियां और ये जो सम्मान है, ये सभी सफलताओं के सूचक तो हैं ही, पर ये सूचक सिर्फ समाज में नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के ये आइकॉन बन गए हैं। हमारे सही में प्रेरणा स्रोत हैं आप। तो ये चाय पे चर्चा हम शुरू करते हैं आपके चाय की चुस्की लेते हुए। आज हम ये जानना चाहेंगे कि आप बचपन में, आपने शिक्षा काल में, आपने अपने और युवा काल में आपने किस तरह से अपना योगदान दिया, हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप बचपन में आप कैसे थे, आपका स्वभाव कैसा था और शिक्षा और के प्रति आपकी रुचि कैसी थी, इस बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। माइक इज एक्चुअली शिक्षा के प्रति रुचि थी, मगर शिक्षा और व्यवसाय दोनों साथ ही चल रहा था हमारा। उसी बीच हम जब सेकेंड ईयर में आए तो हमारी मैरिज भी हो गई, तो क्या शिक्षा वहीं रह गई, मगर व्यापार हमने 14 वर्ष की आयु से ही स्टार्ट कर दिया था। उधर स्कूल और कॉलेज भी और इधर बिजनेस भी। तो आपने तीनों जन को हैंडल किया, बहुत बखूबी हैंडल किया। कहते हैं व्यापार हर इंसान की पहली पत्नी होती है, तो हम जानना चाहेंगे ये तालमेल आपने कैसे बिठाया। व्यापार और वो तो हमारी तालमेल 13 फरवरी 79 को हमारी मैरिज हुई। आज 40 इयर्स हो रहे हैं। हम सबके पास 24 घंटे हैं सर, लेकिन आप जिस तरह के टाइकून तक पहुंच गए हैं, हम सही में आपका ये रहस्यमय फॉर्मूला जानना चाहेंगे कि आपका इस तरह का किस तरह का दिनचर्या है कि ये 24 आवर्स में आप बहुत कुछ कर चुके और हम अभी तक यहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला क्या है, परिवार में संगठित परिवार हो, सबका सहयोग हो और विश्वास हो और अपनी मेहनत हो, तो सब कुछ आगे हासिल होता है। अगर वो नहीं हो तो कुछ भी हासिल नहीं है। बिना परिवार है, चाहे वाइफ हो, चाहे भाई हो, चाहे फादर्स हो, मदर्स हो, सबका जब तक पूरा सहयोग नहीं रहेगा तब तक आदमी तरक्की नहीं कर सकता है। और जब पूरे परिवार को साथ लेकर चल सकता है तो वो कितनी भी अड़चने आए वो निकल जाएगा। तो आपके 4 पीढ़ियों से आपका परिवार एक संयुक्त परिवार रहा है, जहाँ की हम देखते हैं कि 2 पीढ़ी भी आपस में नहीं रह पाते हैं, तो इसका क्या रहस्य? आज 60 लोगों का परिवार है हमारे। अब जब आती है ना बात, तो हम लोग बड़े चारों भाई की उम्र आ गई है तो बात चर्चा करते हैं कि अब हम लोगों को डिवाइडेशन, मगर अभी तक किसी की मानसिकता नहीं बन रही है कि हम, जबकि हमारे बच्चे आज जो भी हैं वो सारे काम में लग चुके हैं, तो अभी तक किसी की मानसिकता नहीं बन पा रही है कि हम अलग होकर काम करें। अभी भी वो संगठित होकर काम करें। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, वो होता है एक दूसरे के प्रति। आज मैं हूँ, मैं चाहे कितना ही कहीं कुछ कर दूँ, मगर निज के लिए नहीं कर सकता। और हम
चाहे कहीं 50 लाख चाहे 1 करोड़ बर्बाद भी कर दें तो मेरे को पूछने की दरकार नहीं है, मगर हमारे लिए अगर हमको 5,000 भी खर्च करना है तो मेरे को पूछ के करना है। अपने ऊपर अनुशासन फिर शासन, जब तक कि अपने जो 13पन धर्म संघ के आचार्य श्री तुलसी ने जो दिया है तो उस पर अगर हम चलते हैं साथ में और धर्म संघ का आशीर्वाद बना रहे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये धारणा हमारी गलत है कि हम हर चीज़ को जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, पर आपने सही में बहुत अच्छा हमें राय दी है कि खुद पर अगर हम नियंत्रित रहें तो परिवार को एक गट रख के बिल्कुल रख सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि माता पिता का अगर आशीर्वाद बराबर है तो आदमी तरक्की कर सकता है। ओवर टू राजेश। शायद आपने एक प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहते हैं, आप बचपन में कैसे थे? नटखट थे, बदमाश थे, अच्छे बच्चे थे? आपके शिक्षक आपको किस कैटेगरी में आपको डालते थे? एक्चुअली बचपन और व्यापार, बचपन क्या है कि जब हम कपड़े की दुकान में बैठते थे, दादाजी ने 12 साल की 13 साल की उम्र में ही हमारे को कैश की चाबी संभला दी थी, उसी समय रोकड़ लिखने लग गए थे। तो वहीं से हमारी क्या है, अभी के बच्चे तो MBA करके आए हैं, मगर हमने तो उसी जो पारिवारिक शिक्षा से जो खड़े हुए हैं तो आज इस मुकाम पर हैं, मगर जो MBA नहीं कर सकते वो हम लोग करके निकल जाते हैं। तो कैश बॉक्स की चाबी आपके पास थी, कभी इच्छा नहीं हुई कि उसको? ना, वो आज तक की भी कभी इच्छा नहीं हुई। और अभी भी बच्चों, एक्चुअली क्या है, माता पिता का जो संस्कार मिला वो संस्कार हमारे पास है, वो अब हमारे बच्चों के पास है। बहुत अच्छी बात। मैंने आपके फेसबुक्स में काफ़ी पिक्चर्स देखे हैं, बहुत मतलब हर प्रायः दूसरे दिन एक फीता काटने का आपको अवसर मिलता है, आपको ये गौरव मिलता है। और इतने सारे बिजनेस भी हैं आपके, परिवार 60 जन का है, तो आप परिवार में कैसे समय दे पाते हैं? क्या आप परिवार वाले आपसे नाराज हैं या? एक्चुअली मैं तो फ्री रहता हूँ। मेरे को आप जब देखो तो मैं फ्री मिल जाऊँगा, कभी भी मोबाइल पर रिंग कर लो तो मैं फ्री मिल जाऊँगा। मैं व्यस्त नहीं रहता हूँ और अस्त व्यस्त नहीं रहता हूँ, फ्री रहता हूँ। अगर क्या लाइफ में ऐसे बहुत से भी चांस आते हैं, जब आप ऊपर की ओर आते हैं ना तो काफ़ी लोग आपके आपस में दुश्मन बन जाते हैं, उसमें उठाना गिराना सब कुछ चलते रहता है। मगर कितनी भी कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाए, किनके साथ में कितना भी हमारे का मन मुटाव हो जाए, मगर बोलचाल किसी के साथ मेरी बंद नहीं होती है। बहुत अच्छी बात। और मैं उसके प्रति द्वेष की भावना रखता हूँ। तो सबसे बड़ा राज यही है। क्या है कि एक दूसरे को देखकर जब आप जलेंगे ना तो समझ लीजिए कि आपका वहीं पे स्टार्ट है। तो जलना ने जो बात हो गई वो बात समाप्त है, बात हुई उसी दिन समझ लो खत्म है। दुश्मनी पाल कर जिंदगी में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात, बहुत अच्छा। तो मंजू देवी जी, आप भी साक्षी हैं कि ये बहुत फ्री हैं, आपको समय देते हैं, आपको शॉपिंग ले जाते हैं। हालांकि इन्होंने तो अपना खुद का मॉल ही बना लिया है, तो शायद आपको लेके जाते हैं। तो आप जैसे कहा कि आपने 13 वर्ष की उम्र में 13-14 वर्ष की उम्र से ही व्यापार में जुड़ गए थे। और हमारा व्यापार था, हम स्टार्टिंग में जॉइंट परिवार थे, दादाजी के साथ पिताजी अंकल और थे। फिर हम 2 भाइयों को मात्र 20,000 की पूंजी से उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे और छोटे भाई बड़े होते गए, सब जुड़ते गए व्यापार में। तो हमने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पहुँचने का एक यही है, विश्वास और ईमानदारी, और जिस काम का ठान लिया उसको पूरा करना। अगर आप किसी काम को करते हैं तो फर्स्ट में आपको उसमें नुकसान देना है, मगर उस नुकसान से आप पीछे हट जाते हैं तो आप पीछे ही रह जाएंगे। वो नुकसान नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है, कामयाबी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छा। तो पहले तो आप कपड़े के व्यापारी थे, हाँ। और आज आपको टी टाइकून्स के नाम से जाना जाता है। तो आपने तो कभी चाय के पौधे भी नहीं देखे थे, लेकिन बिहार को चाय उत्पादक राज्यों में आपने शुमार कर दिया था, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, एक बार मैं राजनीति से बहुत दूर था। हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे MJ अकबर। सेकंड चुनाव में जब आए, वो एक गार्डन में गए और नाइट हॉल उन्होंने वहाँ किया। तो दिल में एक आया कि किसी से ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, तो क्यों नहीं अपना गार्डन हो,
कल आए तो वो मेरे गार्डन में रुके, सिर्फ उतनी थी सोच थी। मैंने कोई गार्डन नहीं देखा था, मैंने चाय का पौधा भी नहीं देखा था। हमारे यहाँ जब हमने सुना कि यहाँ चाय की खेती हो सकती है, बंगाल बॉर्डर है, तो मैं फादर के साथ गया। हमने वहाँ हज़ारों एकड़ का फील्ड था, कभी किसान तो थे नहीं। हमने फादर को कहा चाय बागान लगाएंगे, तो बोला बेटे ये काम हम लोगों के लिए संभव नहीं है। मैंने कहा करना है, तो मगर परिवार ने पूरा साथ और सहयोग दिया। तो जो हमने कभी पौधा भी नहीं देखा था, आज वो पूरे बिहार में, हमारे किशनगंज ज़िले में चाय की खेती के नाम से किशनगंज इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी एक स्थान रखता है। स्थान। तो टोटल बिहार में आज के दिन या बिहार में आज के दिन करीबन 20,000 एकड़ जो है चाय उससे भी के ज़्यादा, कल्टीवेशन में और लगे 20 हुए से 25, अभी तो 10 फैक्ट्रियाँ हैं और 20,000 से भी ज़्यादा हैं। तो आपका हेक्टेयर जो में। टी मॉडल है बिहार का, वो अन्य राज्य के टी मॉडल से कितना विपरीत है, एक्चुअली कितना विभिन्न है? अभी तो जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, मैं एक बार टी बोर्ड का मेंबर बना था और इनवाइटी मेंबर बना था, तब तो मैंने किसानों को कुछ बेनिफिट दिलाया था। मगर जो होना चाहिए था अभी तक सरकार की उसके प्रति पॉसिबिलिटी, जो पॉजिटिव थिंकिंग है नहीं है, उसके विपरीत भी आज जिस मुकाम पर हमने बिहार में चाय को पहुंचाया। क्यों, लोग जहां लैंड का नाम आता है ना, पॉलिटिशियन लोगों के दिमाग में आता है कि ये लैंड इतनी एक्वायर करेंगे, लैंड एक्वायर करने का मतलब वो लैंड माफिया हो गए। तो पॉलिटिशियन उससे डरने लगते हैं कि साहब एक आदमी को इतनी होल्डिंग कैपेसिटी कैसे दे दे। तो मान लीजिए बिहार सरकार का उतना पॉजिटिव रुख नहीं रहते हुए भी, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, फिर भी आज अपने एक मुकाम पर रहता है। तो ये लैंड माफिया बिहार में आपने इसको फेस किया है? फेच क्या, वो क्या कि जहाँ लैंड रखेंगे कोई भी व्यापार करेंगे तो आपको तो बिना ज़मीन के व्यापार कर ही नहीं सकते। तो डर नहीं लगा? डर क्या, काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी भी आई। 2003 का समय था, हमारे साथ मोबाइल पर 24 घंटे में 12 घंटे तक थ्रेट चलता था कि साहब आप इतने पैसे दे दो नहीं जान मार दूंगा। जबकि हमारे गार्डन 50 किलोमीटर दूर थे, आना जाना भी रहता था। वाइफ के भी फ़ोन पर कई बार फ़ोन आता था। तो कभी भी हमने ये गुरु कृपा और देवी कृपा जो भी रही, कभी भी हमने किसी को नहीं दिया। मेरे साथ एक सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी, हाउस गार्ड, मतलब मेरे साथ 7-7 गार्ड थे। सरकार ने ईश्वर की कृपा से मेरे को ऐसी सुविधा मिली, वो भी लालू राज में मिली। तो वो भी एक समझ लीजिए कि सारा कुछ गुरु कृपा, अपना गुरु कृपा है। चाहे हम जिसको देवी को मानते हैं उनकी कृपा से, मगर हमने किसी को आज तक एक पैसा भी धमकी के रूप में नहीं दिया। बहुत अच्छी बात। तो आज इतने एकर्स चाय के खेती में है, तो 92 में शायद आपने स्टार्ट किया हाँ, था। 92 में। और तो आपको क्या लगता है कि इस चाय की खेती जिस मुकाम पर आप पहुंचाए हैं, कितने लोगों को रोजगार आपकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों को रोजगार मिला होगा। उसमें 700-800 लोगों को तो मैंने ही रोजगार दे रखा। डायरेक्ट हाँ, आपकी रोजगार? हमारे यहाँ आज हमारे जो भी बिजनेस हैं उसमें 1000 लोगों के करीब लोगों को रोजगार दे रखा है हमने। बहुत अच्छा। तो चाय के अलावा तो आपके अन्य व्यवसाय भी हैं, जैसे फर्नीचर का है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का क्या है। है कि चाय के अलावा मेरा कुछ ना कुछ रहता है। जैसे हमारे मेन बिजनेस हमारे कपड़े का है और कपड़े ही बेस है, कपड़े से ही हम आगे बढ़े हैं। तो कपड़े का मॉल है, चाहे हमने फर्नीचर का मॉल किया। मर्यादा महोत्सव 152वां मर्यादा महोत्सव हुआ था, तो हमारी 2 बिल्डिंगें थी। तो हमने देखा कि 1000 वहाँ रुकने की कम व्यवस्था थी, तो 1000 लोगों को रोकने का हम अपने ही बिल्डिंग में करें। तो वो 2 बिल्डिंगों को खरीद की, तो उसमें एक मॉल भी बना दिया, होटल भी बना दिया। नए व्यापार क्षेत्र में घुसने का एक रहता है। और जिस जगह रहते हैं सोचते हैं कि जब बड़े बड़े सिटियों में है तो वहाँ भी क्यों नहीं हो। तो आपका इन्होंने कहा कि टी टाइकून्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन गारमेंट इनका, क्लोथिंग इनका मेन बिजनेस वो है। और फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, होटल, मॉल आदि सभी बिजनेस में हैं। तो आप अपने किस कैरेक्टरिस्टिक, किस विशिष्ट लक्षण को अपनी सफलता का कारण मानते हैं? एक तो पूरे परिवार का सहयोग और हर वर्क में ऑनेस्टी रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है।
और जहाँ अगर घुन लग जाता है तो वो फिर व्यापार आगे नहीं बढ़ता है। विश्वास के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ना। आज के परिवार में जहाँ देखते हैं कि एक बाप के दो बेटे हैं, वो एक साथ नहीं रह पाते हैं, मगर ये 4 भाइयों का संगठित परिवार, ये तो एक ईश्वर कृपा है और माता पिताओं का आशीर्वाद है। तो क्या है कि कितनी भी विपत्त परिस्थितियाँ आए, आदमी उसमें निकल जाता है, क्योंकि आदमी एक नहीं, वो 11 रहता है। आज हमारे ऊपर आ सकती है तो मेरे पीछे तो 10 हैं। तो जो भी अगर जो भी दुश्मन भी है ना, वो भी घबराते हैं, क्योंकि आजकल देखिए क्या है कि किसी भी छोटी जगह में अगर आते हैं तो लोकल क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लोग इसमें आते हैं कि भाई हमसे आगे नहीं आ सके, उसमें वो कुछ हद तक चले जाते हैं। हम लोग तो ओसवाल तेरापंथी रह गए, जैनी रह गए, हम लोगों को तो सोचना पड़ता है, हम लोग एक चीटी भी नहीं मारते, मगर वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना पड़ता है। वो मेन तो है कि ईश्वर शक्ति है, अपने आप ईमानदारी से अगर हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छी बात, ईमानदारी सच्चाई ही आपका एक क्योंकि strength कई बार रही है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स आए, हमने देखा जब मैं राजनीति से जुड़ा नया नया, तो लोगों ने मतलब झूठे केस मुकदमों में उलझा दिया। ऐसी भी कई रात परिस्थितियाँ आई होगी, मतलब रात भर आंखों में आंसू थे, भाई हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। मगर हमने एक ही चीज़ सोचा, सच्चाई की दीवार को कोई नहीं गिरा सकता और झूठ की दीवार नहीं टिक सकती। उसी मकसद पर हम आज तक कामयाब हैं। बहुत प्रेरणा स्रोत बातें कही आपने, सच्चाई की दीवार कोई गिरा नहीं सकता। तो आपने कई बिजनेस किए हैं, तो क्या आप कभी कोई बिजनेस में असफल भी हुए हैं? ना, और सुना जाता है कि बिजनेस का जो काल होता है उसमें एक बैड पैच आता है, एक समय आता है जहाँ पर बिजनेस बहुत कम हो जाता है, तकलीफ का समय आता है, संघर्ष का समय आता है। तो अभी आपने कहा था लैंड माफिया का एक संघर्ष का समय था, तो ऐसा और भी कोई समय आया जहाँ पर आपको बहुत इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, फेलियर का सामना, असफलता का एक्चुअली सामना क्या करना है, असफलता तो कहीं नहीं मिली, मगर ये है कि उतार चढ़ाव बिजनेस में आता है। तो जहाँ 4 बिजनेस चलते हैं तो एक दूसरा संभाल लेता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उससे वो पीरियड आता है, कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, साल भर का। वो मंदी का पीरियड हर बिजनेस में कोई कंटिन्यू नहीं चलता है। उसको अगर जो संभाल के चला गया तो आगे अपना बढ़ता ही जाएगा। तो आप अपनी सफलता का एक सच्चाई, मेहनत, जुनून, इन सबको श्रेय देते हैं। तो क्या आप अपने थोड़ा श्रेय भाग्य को भी देते हैं, लक को भी देते हैं? देखिए, बिना लक के कुछ हो नहीं सकता। बिना लक के इसलिए कुछ नहीं हो सकता, किसी की बोली तो आपको बहुत अच्छी लगती है और कोई कितना ही अच्छा बोले तो वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका स्टार अच्छा नहीं है। तो स्टार तो चाहिए ही चाहिए, और वो स्टार के वो आपको गुरु कृपा ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, बिना आशीर्वाद के कुछ संभव नहीं है। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे कि अभी हम आपके बारे में सुन रहे थे कि आप अभय हैं, आपको डर नहीं लगता और क्रिएटिविटी आपके खून में है। जैसे कि आपने एक सोच रखी कि आपको एक फैमिली आउटिंग के लिए एक जगह चाहिए और आपने टी बागान का आविष्कार कर दिया। तो कुछ खट्टी मीठी यादें हम जानना चाहते हैं, नटखट यादें जानना चाहते हैं आपके बचपन की, कि ऐसी कौन सी क्रिएटिव यादें हैं आपकी कि जहाँ पर आपने टीचर्स लोगों को भी थोड़ा लब्बर झग्गे में ले लिया? ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसे तो मतलब टीचर से लोगों को कभी भी इतना नटखट तो नहीं रहे। बुआ जी बता सी। हाँ, नटखट नहीं रहे। कोई ऐसा इंसिडेंट बचपन का जो आज भी आप सोचते हैं तो मन में मुस्कुराहट आ जाती है? बचपन में तो हम लोग जाते थे, सरदार शहर हमारा ननियाल था, तो ननियाल जाते थे तो हम लोग पैदल, गुरुदेव उधर से उस समय दीक्षा लेने का ही था, तो वो पैदल आते थे। तो जितनी बार सरदार शहर हम लोगों का साल में 2 बार उस समय जाना हो जाता था, तो हमारा ननियाल भी उधर ही था जिधर से गुरुदेव आते थे। तो कभी हमेशा दिमाग में रहता ही है, वो यादें आती है। और नटखट में तो जैसे पिताजी बता रहे थे कि
हमने कभी किसी ने डांटा होगा, मैं दरवाजे के पीछे छुप गया, वो खोजते रह गए, फिर लास्ट में ऐसा। मतलब क्या है कि वो लड़ाकू नहीं था शुरू से। ये तो बाद में जब हमारे ऊपर लोगों का मतलब पड़ा कि किसी मुकाम पर कोई पहुंचता है तो टॉर्चरिंग होना चालू हुआ, तब एक स्वभाव हुआ कि नहीं साहब, अपने को विपरीत परिस्थितियों से किस तरह गुजरना चाहिए, तो वो हमने सीखा। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा हैं वो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, हर काम उन्हें जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी व्यापार को कीजिए, शॉर्टकट में कुछ नहीं होने वाला है। नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत में आपको आगे बढ़ने के पहले कुछ, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, पड़ता है, तब जाके सीखता है। कई का तो सर भी फूटता होगा। तो हर बिजनेस में जब मैंने शुरुआत की चाय बागान की, तो मैंने, लोगों ने मेरे को कहा तो मैं पटना का चक्कर काटते रह गया, तो उस समय हमारा लाखों रुपया उसमें बर्बाद हुआ। तब किसी ने कहा कि वो चक्कर काटने से क्या होगा, यहाँ प्रैक्टिकली काम करो। तो हमने प्रैक्टिकली काम किया। किसी काम की शुरुआत में फर्स्ट स्टेज में आपको लॉस होना है, मगर उस लॉस से अगर आप घबरा जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। वो होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प कि इसको हमने पकड़ा है तो पूरा करेंगे। जब आपने पकड़ा है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच ऊपर वाले की भी होगी, आपके साथ ज़रूर पूरा होगा, मगर उसके लिए संकल्प चाहिए और ईमानदारी से उस काम को करने की इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत बढ़िया, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। और आज भी मैं देख रहा हूँ, किशनगंज छोटी जगह है तो किशनगंज में जो नहीं है वो देने की सोच कर रहा हूँ। जैसे पटने में आइनॉक्स है, पटना के बाद भागलपुर कटिहार में नहीं है, मगर हमारी सोच है किशनगंज में बनाए। बच्चे कहते हैं उसका रिटर्न नहीं, यार हर बिजनेस से रिटर्न आए वो भी नहीं, कुछ पहचान भी होनी चाहिए। अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में भी कुछ चलता है, मगर एक पहचान हो और शहर को कुछ दे सके तो देना चाहिए। बहुत अच्छा। एक और सवाल जानना चाहूँगी कि हर सफल आदमी के पीछे क्रिटिक जरूर आता है, बहुत आलोचक। लोग पीछे उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, तो किस तरह से आप उनकी क्रिटिक को लेते हैं? एक्चुअली आज देख रहा हूँ मैं 90-91 से बहुत लोग उंगली उठाने वाले, भी बहुत लोग आते हैं कि परिवार में किसी को चढ़ा दो, उतार दो, गिरा दो, कि एक ही व्यक्ति का नाम है, तुम्हारा नहीं चल रहा है। तो ऐसी बहुत परिस्थितियाँ आती है, मगर उस परिस्थितियों में भी हमने ये कहा कि पूरे परिवार का सहयोग और पूरे परिवार का विश्वास उसको लेकर चले, तब आज तक हमारे को ये अड़चन नहीं आई। और मैं सोचता हूँ कि माँ की कृपा रही, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, तो ये मेरे ज़िंदगी में नहीं आएगी। इसमें एक और समझना चाहूँ, आलोचक की बात की तो आपके परिवार में जनरेशन्स, 2 जनरेशन्स बिजनेस में हैं, तो उनकी तरफ से भी कभी ऐसा कोई ना। विरोध आता है, तो कोई अलग आइडिया आती है जो आपको पसंद नहीं है और उन बच्चों को आज पसंद तक है? तो हमारे परिवार में अभी 9 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, तो 9 बच्चे सब अपने अपने क्षेत्र में एजुकेशन में, कोई MBA है, कोई कुछ है, सब कुछ है। तो आइडिया कुछ वो भी देते हैं, मगर आज भी आइडिया हमारी जो चलती है और हम भाइयों की जो चलती है, विचार करके जो हमने बिजनेस करा किया, उस पर वो लाइन अप, ये नहीं कि उनको ये करना है। तो कभी कभी तो मैं कहता भी हूँ, यार तुम लोग MBA हो, सब कुछ करके आए हो, मगर हिम्मत नहीं करते हो। मगर वो क्या है कि हम लोगों के रहते हुए हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले धक्का जरूर लगता है। तो उन लोगों को तो अभी पकी पकाई रसोई मिलती है, मगर जिस लाइन पर हमने खड़ा कर दिया उस लाइन पर वो उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेते हाँ एक्सेप्ट भी करते हैं, और एकदम पूरी मतलब विचार विमर्श तो पूरे परिवार का रहता ही है। बच्चे लोगों के विचार विमर्श के बिना, हैं? तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजीज जो आजकल आ गई वो है, तो सारा वही लोग कर रहे हैं। तो उससे आपको काफ़ी बच्चे लोगों से काफ़ी हाँ, फायदा, सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है। हाँ। आंटी जी, आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूँगी। कहते हैं घर में जितने बर्तन होते हैं आवाज़ उतनी जोर से होती है, पर आपका 60 लोगों का संयुक्त परिवार किस तरह से इस बर्तन को और इस आवाज़ को एक मधुर वाणी की तरह आप रखें? अब आराम हो बोलो, वो तो सीक्रेट मानो जानना जरूरी है। घर रोज बर्तन बाजे। मैं
घर में हमारे सास और ससुर में पापा जी में कैसे संस्कार मिले हुए हैं कि उस हिसाब से उठा पटक होते ही नहीं है बर्तन, तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। मतलब परिवार में इतने जन हैं, नहीं जाने लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है। मतलब ये उन आवाज़ को भी एक ध्वनि की तरह, एक मधुर ध्वनि की तरह लेते हुए अपनी खूबसूरत दुनिया आगे से आगे निभाए जा रही है। क्या और बात इतना बड़े परिवार में कहीं पर भी मतलब आवाज़ नहीं, एक तो एक मतलब एक सबसे सुखी परिवार का एक सबसे बड़ा सूचक है। एक बहुत इसके लिए जोरदार- आप छोटे भाई और उनकी मिसेज को भी बुला के पूछ लीजिए तो कुछ समझ में आएगा। नहीं, बहुत बढ़िया। शुरुआत से वैसा हुआ नहीं तो आगे की जनरेशन ऐसी है। एक्चुअली नहीं बजने का वजह है विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहना चाहिए। विश्वास जहाँ रहेगा वहाँ कुछ नहीं होगा। चाहे वो देरानी जेठानी हो, चाहे पापा के सास सास, फिर एक बड़ी कुछ आज भी हमारे घर में ये संस्कार है। हमसे मेरे से 2 साल वो छोटा है, मगर पाँव में हाथ लगा के प्रणाम करेगा। और जहाँ झुकने का है तो वहाँ तो कुछ बजने का सवाल ही नहीं है। बहुत झुकने की जहाँ प्रवृत्ति है तो वहाँ कहीं कुछ बजने का सवाल नहीं है। कहते हैं संस्कार ही वो चीज़ है जो हर तोड़ को, हर मुश्किल समय को पार लगा देती है। बहुत खूब। एक और युवा लोगों के लिए पूछना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें ये संदेश दें। जब संघर्ष का समय आता है, बहुत युवा होते हैं जो संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन करते हुए उन्हें उस वक्त जब सफलता नहीं मिलती है तो वो वहीं गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे वो संघर्ष के पर? क्योंकि हम सब जानते हैं इतनी आसानी से हर चीज़ मुकम्मल नहीं होती है, समय लगता है, पर हमें वो समय को ही पेशेंटली एक्सेप्ट करना, हमें आज तक हमें वो सीखना नहीं आया। तो आप इसके बारे में कुछ युवाओं को ज़रूर बताएं। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती है, ये निश्चित है। अब क्या है कि उसमें सफलता तब मिलती है सब भाइयों का सहयोग रहता है। कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है उस व्यापार में उस साल आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो, मगर जहाँ आप 4 भाई मिले रहते हैं और 4 व्यापार चल रहा है, अगर किसी में लॉस है तो वो आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर देगा रिटर्न, उतना वो चाहिए। मगर जो लोग पीछे हट जाते हैं तो वो फिर क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर आगे से आगे क्या है, वो जिस काम में भी जाते हैं वो अधूरा छोड़कर ही उनका ब्रेक लग जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि अपने समाज में जॉइंट परिवार की परंपरा और लोगों को परिवार के साथ रहकर मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलना, वो सफलता का रास्ता वो है। फिर एक दूसरे के प्रति विश्वास, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आप ऐसे ही, आपको जो अर्निंग है, अगर आप चाह रहे हो मेरे को साल का 50 लाख चाहिए तो वो आपको 5 करोड़ मिलेगा, नहीं वो 50 लाख छोड़ के वो आपको 5 लाख भी मुश्किल है। वो कि बेईमानी से एक ईंट भी नहीं जोड़ सकते हो। जिस दिन घून लग जाता है ना, उस दिन सब कुछ तबाह हो जाता है। तो बिना ईमानदारी के और सेक्रीफाइस, जो करता रहता है उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है कि साहब सबको साथ लेके चलना है तो पहले मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है। सही में बहुत बढ़िया, सही है ना। आपके हिसाब से एक सफल इंसान में ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जो उन्हें उनके लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके? एक तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दूसरा होनेस्टी, 2 चीज़ मस्ट है। बहुत अच्छा, जैसे कि आप 60 परिवार, आप बोल रहे हैं 7 जनों का आपका परिवार है, तो आप क्या साल में आप लोग सब आउटिंग के लिए एक साथ कहीं बाहर जाते हैं? कैसे? एक साथ तो जैसे इतने व्यापार रह गए, संजोग नहीं मिलता है, मगर हर बच्चों को कहा हुआ है कि वो साल में एक बार अपना जहाँ जाना है वो घूम के आए। और ऐसे तो हम लोग साल में जब जिसको जहाँ इच्छा है जाते ही हैं। पारिवारिक जो इतना बड़ा रिलेशनशिप रह गया, मगर घूमने के लिए साल में एक बार फॉरेन जाना हो चाहे जहाँ जाना हो जा सकते हैं। अब साथ में 2 भाई एक साथ निकल नहीं सकते क्योंकि अलग अलग बिजनेस हैं, सबको अलग अलग, पूरा परिवार एक साथ संभव नहीं हो पाता। एक साथ तो फंक्शन में, अब हमने होटल बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो हमारे परिवार के जो फंक्शन होते हैं तो उसी में सब एक परिवार के एक साथ मिलते हैं। ऐसे तो परिवार के 4 भाई हैं
2 जगह रहते हैं, 2-2 फ्लैट हैं, मगर उस दिन सब एक साथ, महीने में 1 आध दिन ऐसा आ ही जाता है कि एक साथ सब बैठने का मौका मिल ही जाता है। आपको मूवी का शौक है? मूवी का ऐसा है कि मूवी का शौक है, पटना है, दिल्ली है, गया तो 2 बार हमने आईनॉक्स वहाँ जाके मूवी देखी। तब से एक विचार आया कि किशनगंज में भी आईनॉक्स का एक 2 बच्चे कहते हैं कि साहब यहाँ वाइबिलिटी नहीं है, भागलपुर में भी नहीं है। हमने कहा वहाँ हो या नहीं हो, मगर किशनगंज में नेक्स्ट ईयर में एक आईनॉक्स खोल देंगे, ताकि क्या है कि लोगों को बाहर जाने की जो भी है, क्योंकि बार बार तो बाहर दिल्ली या कलकत्ता या बेंगलोर आके हम मूवी देखें, ऐसा संभव नहीं होता है। तो काकी साहब आपको लास्ट काको सा कब मूवी देखने लेके गए थे? अभी हाल ही में दिल्ली में गए थे ना, कौन सी सुपर 30 देख के आए थे। बहुत अच्छी। जैन धर्म का आपके जीवन में कितना महत्व है? आपकी सफलता में जैन धर्म और जैन संघ का कितना योगदान रहा है? एक्चुअली पिताजी और माता श्री सरदानिष्ठ श्रावक, और उनको इसकी प्रतिमूर्ति का संबोधन, हाँ, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का संबोधन, उनसे जो मिले संस्कार आज हमने अपने जीवन में उतारे, और वही संस्कार नेक्स्ट जनरेशन है। आज चाहे हमारा लड़का मनीष है, वो भी आपको TPF टास्क फोर्स का ऑल इंडिया प्रभारी है। बड़े भैया का लड़का है अमित, वो वहाँ तेरापंथ योग परिषद का दूसरे टर्म अध्यक्ष है, और मतलब पूरी बखूबी अपना वो काम निभा रहा है। प्लस साथ साथ सोच रहे हैं कि भाई आने वाली जनरेशन भी धर्म संघ से जुड़े, क्योंकि मैंने जब यहाँ जुड़ा तो मैं आता था तो देखता था लोग 12 महीने में, तो जब भी आता हूँ यहाँ नज़र आते हैं। तो भाई आपका काम कैसे चलता है, जब आप आते हो तो हम तो जब भी आते हैं यहीं देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम जो 12 महीने में था, धर्म संघ से जुड़ने के बाद 3 महीने में ये मेरा काम हो जाता है, उससे अच्छा हो जाता है। तो क्या है कि कुछ तो प्रभाव है धर्म संघ का, गुरुओं की कृपा, प्लस आदमी को सारे संस्कार संघ और परिवार से मिलते हैं। तो धर्म संघ से जुड़े रहना ये इंसान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है, कि लोगों से परिचय होना और प्लस संस्कार। आज गुरुओं के पास आते हैं, वाणी सुनते हैं, तो कुछ तो 1% भी अगर ग्रहण कर लें तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छा। और आपने धर्म संघ से जुड़ी हुई कई संस्थाओं के अहम पदों पर रहकर सेवा की है। जैसे अभी नमिता ने बताया था कि आप महासभा के कितनी बार बिहार प्रभारी हैं, तीसरे अध्यक्ष रहे हैं, बिहार प्रभारी बिहार हैं, प्रभार तीसरे के रहे हैं, और इस बार जो मर्यादा महोत्सव हुआ था उसमें भी संयोजक रहे, और कई संस्थाओं में आप जुड़े रहते हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो आपका ये अनुभव कैसा था, समाज के साथ जुड़ना, इन संस्थाओं के साथ जुड़ना? मर्यादा महोत्सव किशनगंज की अर्ज हमने 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी से चालू की। अब मर्यादा महोत्सव होने के पहले ऐसे ही मेरे सवेरे दिमाग में आया कि गुरुदेव का इधर आना हो सकता है, और हमें तन मन धन से जो है करना चाहिए। इसी बीच हमारे कुछ मित्र सिलीगुड़ी से आए हुए थे, तो हमने हमारे सभा में मीटिंग में बैठे थे, तो हमने कहा भाई गुरुदेव का यहाँ आना हो सकता है, चतुर्मास के लिए हमें अर्ज करनी चाहिए। तब इतने में एक हमारे वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा। हमने हो नहीं सकता ऐसी कोई बात नहीं है। उसी के 1 महीने बाद मैं गुलाब वालों के साथ में फिर गुरुदेव को चतुर्मास की अर्ज करने गया था। गुरु कुछ का है कि कुछ अंदेशा पहले भी लोगों मालूम पड़ जाता है। इसी में क्या कि नोटबंदी की, हाँ, नोटबंदी के ये दिवाली का पीरियड था। दिवाली के पीरियड के बाद मैं अपने परिवार में ही एक आध जगह मिलने गया, तो बैठा तो मैंने कहा यार ये 1000-500 कोई नोट बंद हो जाएंगे, और ये 2 नंबर का पैसा कोई काम नहीं आएगा, ऐसे कुछ देर कह के निकला। फिर एक जगह हमारे एडवोकेट हैं इनकम टैक्स के, उन्होंने हमने ऐसे ऐसे कहा। तो फिर मैंने सोचा यार हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, हमने क्या कह दिया। आ गए 10 दिन के बाद में किसी ने कहा कि 1500 का नोट बंद हो गया। समझ गए। तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं ऊपर से पार्टी लेवल से इनको मालूम चल गया होगा, मगर कहीं दैविक शक्ति काम करती है, कुछ आभास हो जाता है, मगर वो अपने जीवन पर आप लागू नहीं कर सकती। वो कह सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसके 1500 का नोट आउट कर दियो, ऐसा नहीं होता है, मगर सब कुछ आभास होता है इंसान को। द मैन हु सॉ फ्यूचर, वेरी नाइस।
जैसे आपने कहा कि दृढ़ संकल्प एक इंसान के, एक लीडर की एक क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है सक्सेस होने के लिए। तो जैन धर्म भी कहता है कि सद्भावना, नैतिकता और संयम ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक लीडर के लिए। तो आप इसको जनरेशन, 2 जनरेशन में अगर बांटते हैं, पिछला जनरेशन और आज का युवा जनरेशन, तो इन 3 चीज़ों में कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, अभी की जो नई पीढ़ी आ रही है, पहले तो अपने बच्चों में हम लोग एजुकेशन में इतने जागृत नहीं थे। अब तो सारे परिवार में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एजुकेशन में, और जब से एजुकेशन प्राप्त करने लगे हैं बच्चे, तब से वो इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। और सद्भावना तो जब तक वो नैन तो ज़रूरी है, और दूसरी नैतिकता, नैतिक मूल्यों के ऊपर ही आगे बढ़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी का मेरा कहने मतलब शहर में रहने वाले जो हैं, वो थोड़े इस चीज़ से भ्रमित हो रहे हैं, इस चीज़ से थोड़ा, क्योंकि एक कंपटीशन का माहौल है, एक देखा देखी का माहौल है, तो उसको पाने के लिए एक नैतिकता को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। नहीं दे पाते हैं तो वो फिर सक्सेस भी आप देखेंगे ज़िंदगी में वो नहीं हो पाते हैं उतना, क्योंकि उनका भी भटकाव ही रहता है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। है। नैतिकता तो आपको, ईमानदारी तो बिजनेस में ज़रूरी है। जब तक उस पर आप नहीं रहेंगे आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपके बिजनेस में अगर एक ही बिजनेस में 2 जन इन्वॉल्व हैं, डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं? कहीं पर कि जब 2 बराबर के होते हैं, कई बार देखा जाता है कि कौन किसको प्राथमिकता दे, तो सीनियरिटी के हिसाब से देते हैं या उसके मेरिट के हिसाब से भी ध्यान देते हैं? एक्चुअली क्या है कि वो एक दूसरे की बात को सोच लेते हैं और सीनियरिटी का वो लोग भी सम्मान करते हैं। उसके बाद ऐसा है कि हो सकता है कुछ बातें उस समय हमारे दिमाग में नहीं बैठी और 10 मिनट बाद बैठ जाए, तो उस बात को अगर किसी ने, जूनियर ने भी रखी है, तो अगर वो राइट है तो फिर उसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मगर ऐसी नौबत आज तक नहीं आई। जैसे एक ही व्यापार है, हम चाचा भतीजा ही देखते हैं चाय का, तो मगर ऐसा कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। तो आज उसने फ़ोन किया, यार अंकल हम 4 दिन 5 दिन माल रोक लिए थे, बाजार डाउन हो गया, तो इतना हो गया तो हो गया, तो उससे कोई उतना हम लोग उस पर सारे तकदीर के ऊपर भी भरोसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हम हमारे सारे प्रश्नों में बहुत सारे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आप परिवार में सामंजस्य नहीं है या बाहर में नहीं है, आप कैसे संभालते हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसमें लग रहा है कि सबसे बड़ा जो आपने कहा एक कि विश्वास एक दूसरे के ऊपर जो है, वो एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत अच्छा। अपरिग्रह जैन धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है, विसर्जन, अपरिग्रह, तो आपका इस पर विचार? विसर्जन इंसान को करना चाहिए, और मैंने तो यही देखा धर्म संघ में जो विसर्जन किया वो बेकार नहीं जाता है। और जब तक आदमी विसर्जन नहीं करेगा तो उसको अर्जन की जो होनी चाहिए वो कैपेसिटी नहीं होगी। आप कुछ करेंगे तब जाके अर्जन का आपका बढ़ेगा। अब जैसे पुराने लोग थे, वो जितना बांध के रखते हैं ना, अब तो धीरे धीरे देख रहा हूँ समाज सब जगह विसर्जन की परिपाटी चालू ही है। और विसर्जन लोग करते हैं तो कुछ विसर्जन है तो वो लेके ही उठता है। इसी एग्जाम्पल में हमारे नेपाल बिहार से जुड़े हुए हमारे महामंत्री हैं, तो हमने किशनगंज में मर्यादा महोत्सव कराया था। तो स्टार्टिंग में ही हमने हमारे मदर को और कहा था कि भाई 51 लाख का आप लिखा दीजिए। तो हमने जब अध्यक्ष से, तो बिना परिवार के मैं बढ़कर आगे कुछ नहीं करता हूँ, तो मान लीजिए, तो इनको हमारे एक मित्र हैं, क्या कहा इनको कि भाई उसने तो 51 लाख में 51 करोड़ का फ़ायदा ले लिया। क्या बताओ भाई। एक्चुअली क्या है, पहचान बनाने के लिए भी समाज में आगे आना पड़ता है, और अगर आप आते हैं तो उसकी एक अलग। और धर्म संघ में कहीं भी कुछ या विसर्जन किया हुआ कहीं वो अगर टाइम मशीन के जरिए आपको अतीत में जाने का मौका मिले, पास्ट में जाने का मौका मिले,
तो आप कौन सी ऐसी घटना को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, घटना ऐसा है कि मुझे आवेश कुछ ज़्यादा आता है। हमसे कितने भी सीनियर हो, सच्चाई कहने में मैं झिझकता नहीं हूँ। कितनी से कितनी कड़ी बात भी कहनी पड़े तो उस समय कह देता हूँ, मगर बाद में ज़रूर मन में आता है कि ये बात हमको उस समय नहीं कहनी चाहिए थी। मगर सामने वाला भी हमारी बात को समझता है और मैं भी अपनी बात को समझता हूँ, तो वो बात तो ऐसी कोई घटना जो वो तो कंटिन्यू चलती रहती है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा। या तो ओवर टू नमिता। आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है ज़िंदगी में कि जहाँ आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, हो सकता है व्यवसाय में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वो टाइम पे जैसे कि आप बोलते हैं आपको आवेश थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वो टाइम पे आप अपने आप को कैसे काबू में रखते हो और वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो ताकि युवा लोग भी जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं उन्हें भी ये कंट्रोल में रखना और सिचुएशन को न्यूट्रली बैलेंस करना, इसका फॉर्मूला मिल जाए? देखिए, उत्तेजित होना, एक सच्चाई पर होना। दूसरी बात, उत्तेजित होके ये नहीं कि आप उससे बोलचाल बंद कर दीजिए या उससे दुश्मनी पाल लीजिए। मुझे बुरा नहीं करना किसी का, मेरा बुरा अगला कर रहा है, मुझे कंट्रोल करना है, उसको दिखा देना है, मगर मेरे को किसी का बुरा नहीं। ऐसी भी परिस्थिति आती है, कोई सोचता है भाई इसका अपहरण करा दो, हत्या कर दो, मगर मेरे को नहीं सोचना है। मेरे को उसको दिखाना है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है और तुम अगर एक हो तो हम 10 हैं, बस इतना ही दिखाने का है, मगर करने नहीं जाना। ये था 10 का दम, नहीं किसी से कम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इस माहौल को थोड़ा सा ह्यूमरस करने के लिए, थोड़े संजीदा सवाल भी हो गए आप, तो इसको थोड़ा सा ह्यूमरस करने के लिए आप प्रश्न पूछेगी, उसका उत्तर दीजिएगा। इसको आप सीरियसली मत नहीं, लीजिएगा, ठीक थोड़ा है। मजाक का समय है। ठीक है, कोई तो दिक्कत आप नहीं। कहोगे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन नहीं, वो कोई आपका दिक्कत उत्तर का हम उसको सीरियसली नहीं, नहीं लेंगे, जरूर, तो जरूर। उसे सामने बता देते हैं। थोड़े से सही में कॉमेडी से क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा, सबसे पहला सवाल जो शायद पूरी जनता भी यहाँ जो बैठी है वो जानना चाहेगी कि आपको किससे डर लगता है? और आपको ये उत्तर जल्दी देना पड़ेगा। एक्चुअली जहाँ तक बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं है डर वाली, क्योंकि ऐसा कोई लाइफ में कोई काम ही नहीं करते हैं जिससे डर लगे। अच्छा, अगर आपको कोई एक जानवर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करें? बनना पड़े तो शेर बनना पसंद करेंगे। अच्छा, अगर आपको ऐश्वर्या राय बच्चन से मिलने का मौका मिले, मिस यूनिवर्स। हाँ, मिस यूनिवर्स, ओके। तो आप उसके साथ या उनके साथ क्या वार्तालाप करेंगे? क्या वार्तालाप करेंगे? जब हमारी ऐश्वर्या राय बगल में बैठी है, जब हम मिलने की बात करेंगे तो वो साथ जाएगी हमारे, अकेला तो जाने ही नहीं देगी। तो वहीं से कर्फ्यू चालू हो जाएगा। ये एक स्केल है 1 से 10 का। आप अपने आप को इस स्केल में एज ए कूल पर्सन क्या रेटिंग देते हैं? पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 2 लाइन। गा के ये सवाल हम अंकी जी से भी सुनना चाहेंगे कि आपका कौन सा फेवरेट गाना है जो आप अंकल जी को आंखों में आंखें डालकर गाना चाहेंगे? गाना 2 लाइन गाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आंखों वाले में छूट दे देता हूँ, लेकिन गाना गाना पड़ेगा। 2 लाइन। बुआ जी के सामने नहीं गाएंगे। बुआ जी बोलो। इजाजत दे दो बुआ जी, थाने में गीत गाएं। 2 लाइन है आंटी जी। कोई भी 2 लाइन। ते डालेगा 2 महाराज को वो बिछा ली।
कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं इनकी भावना का। और अच्छा, आपकी अब ये आप सही में जवाब देंगे, हाँ? ह्यूमरस आपकी आंसर। फेवरेट हीरोइन कौन है? आप कह रहे हो फेवरेट हीरोइन की, जहाँ तक सवाल है, वो पिक्चर देखता था तो वो उम्र भी चली गई है पिक्चर देखने की। अब तो चले जाते हैं कि एंजॉय करने के लिए, चलो भाई आइनॉक्स चले गए, अभी सुपर 30 देखा, मगर ऐसे फेवरेट हीरोइन वाली कोई बात नहीं है। अब जब हीरोइन बगल में ही बैठे हैं आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर। पुराने जमाने की भी चलेगी हमें तो। मैं वाज अंजुम वेटिंग। रहमान भी चलेगी, मुमताज भी चलेगी, मीना कुमारी भी चलेगी, कोई तो हो। उतना अभी तक हमने दिमाग, हम उनसे यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास बैठी है, अब हमारे पास ही बैठी है तो डन। आंटी जी हाँ भर दीजिए, एक नाम तो और ले सकते हैं। देखिए, आपको तो परमिशन भी मिल गई। नहीं अच्छा, बचपन में शौक था, कॉलेज लाइफ तक था, फिर व्यापार में लग गए तो एक तरफ व्यापार ही में, और ऐसा कोई, अब जाते हैं तो घूमने, चलो भाई चले गए पिक्चर, मगर अभी हमने देखा सुपर 30, काफ़ी अच्छी पिक्चर हाँ, थी, बहुत बिहार की पिक्चर थी, तो वो भी काफ़ी उसने फेस किया, तो वैसे लोगों को पसंद करते हैं। वो एक ऐसे क्या नाम से आप चाहते हैं लोग आपको याद करें? इसका क्या जवाब दूँ मैं, बताऊँ? मेरा एक ही सपना था, जिस जगह रहता हूँ, जिधर से लोग गुजरे उधर हमारा नाम नजर आए, तो ईश्वर है हमारे साथ है। ऐसी कोई सपना जो अभी तक अनफिल रहा है? ना, unfulfilled ऐसा कुछ सपना, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आज नहीं कहना चाहिए, छोटी जगह किशनगंज हो चाहे जो हो, बहुत से लोग मेरे को फेस से नहीं जानते, मगर नाम कह दो तो वो जान जाएंगे, मगर आमने सामने आएंगे तो वो नहीं जानेंगे फेस से, वो नाम सुन के देखेंगे कितना बड़ा आदमी है, भारी भरकम आदमी होगा, मगर सामने आने के बाद वो, मतलब बहुत से फेस टू फेस हर आदमी से होना सही तो है ना, मगर किशनगंज है तो सब लोग जानते हैं, नाम से तो जानते ही हैं, मगर बहुत लोग जब नए नए फेस टू फेस होते हैं तो वो एक बार देखते हैं कि भाई हमने तो नाम सुना कितना भारी भरकम आदमी होगा, आप तो लगते नहीं हो, बहुत सिंपल लगते हो। तो अभी तक आपने जितना भी सोचा, सपना लिया है, वो पूर्ण हुआ है? जी। कोई अनफिल्ड ड्रीम्स अभी तक नहीं है? बहुत अच्छी बात। लेकिन आपकी जर्नी जारी है। आपने इस साक्षात्कार में सफलता की कुंजी बताए हैं हमें, संघर्ष से लड़ने की ताकत दी है, पारिवारिक सामंजस्य का रहस्य बताया है, सामाजिक विकास के लिए प्रोत्साहन किया है। हमारा मानना है कि इससे समाज के लोग जरूर प्रेरित होंगे और सफल भी होंगे। तो इस साक्षात्कार को खत्म करने से पहले मैं 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। परिवार में सामंजस्य बना के रखती है, बल्कि अपने व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जो इनकी शैली है परिवार को साथ लेकर चलने की और जो समाज को साथ लेकर चलने की, वो आज न केवल अपने बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत है, न किशनगंज के लिए। आप बार बार कह रहे थे कि किशनगंज एक छोटा क्षेत्र है, किशनगंज कैसे छोटा हो सकता है जब वहाँ इतनी बड़ी हस्ती रहती है? वो छोटा क्षेत्र नहीं हो सकता। और जो आपने मंत्र सिखाया कि परिवार में किस प्रकार विश्वास से आगे बढ़ा जा सकता है, वह न केवल राजस्थान परिषद बल्कि जो इस स्टूडियो के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनके लिए भी एक प्रेरणा का माध्यम बनेगा। आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे अध्यक्ष कमल जी तातेड़ यहाँ नहीं है। जब इस स्टूडियो की और ये मीट द आइकॉन का जब प्रारूप बना था, तब उन्होंने प्रथम नाम लिखा है कि जब भी राजकिरण जी दफ्तरी आएंगे उनका इंटरव्यू हमारे को जरूर लेना है। और आज उनकी बात सही साबित हो रही, किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को और समाज को जो ऊंचाइयां प्रदान की है, वो अपने आप में बेमिसाल है। मैं पुनः राजस्थान परिषद की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हम एक छोटा सा सम्मान का क्रम जो हमारा रहता है, जो भी हमारे आइकन आते हैं उनका सम्मान करते हैं, वो सम्मान हम आपका करना चाहेंगे।